हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के न्यूज़ डिस्कशन के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ डिस्कशन है, जिसके अंदर हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जो डाटा हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करें उससे पहले हम एक टॉपिक को आपके लिए होमवर्क के लिए देंगे। टॉपिक ये है कि आपको जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उसके बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट जो डाटा है, जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्योंकि स्टूडेंट, जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो बेसिकली सिविल सर्विस के लिए, तो सिविल सर्विस के लिए आपको काफ़ी सारे जो फैक्ट एंड डाटा हैं वो पता होना चाहिए। अगर आपको कार्बन बॉर्डर टैक्स के बारे में, जिसको कि बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रूप से भी जाना जाता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के रूप से भी जाना जाता है, यूरोपियन यूनियंस के द्वारा इसको जो शर्म-एल शेख है, शर्म-एल शेख के अंदर जो COP27 की जो मीटिंग हुई थी, अभी COP27 किस चीज़ का, UNFCCC का जो COP27 है उसकी जो मीटिंग हुई थी शर्म-एल शेख के अंदर में। शर्म-एल शेख कहाँ है? इजिप्ट के अंदर में। तो शर्म-एल शेख के अंदर जब मीटिंग हुई इसका, तो वहाँ पे बेसिकली प्रपोज करने की कोशिश की गई थी कार्बन बॉर्डर टैक्स को या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। तो उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास में उसको आप ज़रूर कमेंट के अंदर बताना। 2-3 लाइन के अंदर इनफ है, 2-3 स्टेटमेंट के अंदर। क्योंकि यूपीएससी के इस प्रिपरेशन के अंदर आपको काफ़ी सारे जो फैक्ट एंड डाटा हैं वो पता होने चाहिए, जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन हैं या पिछले एक या 1.5 साल के अंदर कहीं ना कहीं उनको मेंशन किया गया है। तो उनसे रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस न्यूज़ डिस्कशन की, तो जब भी आप इस न्यूज़ डिस्कशन को जब अटेंड करने के लिए जब आप बैठो, तो अपना जो पेन एंड पेपर है वो ज़रूर लेके बैठिए। और जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको चाहे रफली ही सही, आप अगर फेयरली कहीं पे नोट डाउन नहीं करना चाहते तो चाहे रफली ही सही आप अपना A4 शीट लेके बैठिए, पेन से कुछ लिखने की कोशिश कीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस लेक्चर के अंदर मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू एक रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है, जिसके अंदर यहाँ पे चेक किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कहाँ पे आपको जाना है। इसके अंदर किसी भी एक डोनर के द्वारा जो अनोनिमियस जो डोनेट किया जाता है, क्या उसका यहाँ पे चेकिंग होता है या नहीं होता है। तो उस सबको यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली एनालाइज किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट 2017-18 के समय में ये इलेक्टोरल फंडिंग को रिफॉर्म करने के लिए जो इलेक्टोरल फंडिंग होती है उसको रिफॉर्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड है ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो ओनली ऑथराइज यहाँ पे एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, जिसके यहाँ पे आप जो बैंक है वहाँ बैंक के जो ब्रांच है, जो सिलेक्टेड ब्रांच जो एसबीआई के द्वारा सिलेक्ट होंगी, वहाँ पे जाके आप इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ख़रीद सकते हो और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप अपना जो फंडिंग है वो यहाँ पे दे सकते हो। अब यहाँ पे आप बॉन्ड खरीदोगे तो आपका जो नाम है वो इसके अंदर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो अनोनिमियस जो फंडिंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। मैक्सिमम आप देखिए कि जो स्कीम में सभी इंडियन सिटीजन्स को अलाउ किया गया है, कंपनीज़ को अलाउ किया गया है, जो पार्टनरशिप फर्म हैं, ट्रस्ट हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड जो एसोसिएशन हैं या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। अनोनिमियसली यहाँ पे आपका पैसा जाएगा, आपका जो नाम है वो रिवील नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग में एक कंसर्न्स भी हैं जो रेज किए जाते हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स के अंदर आपको देखने के लिए, एडिटोरियल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है
कि अनोनिमियस फंडिंग होने की वजह से यहाँ पे पता नहीं है बेसिकली किसके द्वारा इसको फंडिंग को रेगुलेट किया जाता है। आप देखिए कि 2017 से पहले अगर 2000 से ज़्यादा का अगर फंडिंग प्रोवाइड की गई है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू उसको वहाँ पे देखा जाता था। 2000 से कम की अगर फंडिंग है तो बेसिकली ऑफ रिकॉर्ड उनको लिखना होता था। बेसिकली जो हम बात करें कि पेन एंड पेपर बेस जो यहाँ पे रिसिप्ट है वो बनाई जाती थी। पर 2017 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड है वो फंडिंग को रिफॉर्म करने के लिए लाया गया। बट इसके अंदर जो अनोनिमियस जो वर्ड है इसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं वो कॉलमनिस्ट के द्वारा या एडिटोरियल लिखने वाले जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा रेज किए जाते हैं। अब आप देखिए कि फंडिंग तो आप इनको प्रोवाइड करोगे, बट कौन कौन है, कौन कौन पर्सनैलिटी हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कि जिसको आप जो फंडिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकोगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है हमारा, जो सेक्शन 29A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, तो उसके अंदर यहाँ पे रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे कंट्री के अंदर। कुछ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी भी हैं। और आप देखिए कि काफ़ी बार इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का यूज़ भी किया जाता है कि जो मनी है इलेक्टोरल फंडिंग मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये रिफॉर्म्स काफ़ी सारे लाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा पिछले कुछ सालों के अंदर कि इन सेक्टर्स को रिफॉर्म किया जा सके। तो सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वो यहाँ पे बताता है कि ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जिसने लास्ट इलेक्शन के अंदर नॉट लेस देन द 1% मीन्स द 1% से कम वोट उसने ना लिए हों, अगर उसने 1% वोट यहाँ पे लिए हैं तो वो एलिजिबल है, लास्ट जनरल इलेक्शन हो या स्टेट का इलेक्शन हो, वो एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, इलेक्टोरल फंडिंग के लिए वो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो स्टूडेंट्स SBI के द्वारा ओनली ऑथराइज यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जिसको ऑथराइज किया गया है कि आप यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको इश्यू कर सकते हो। अनोनिमियस पर्सन के द्वारा डोनेट किया जाएगा। आपका जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो वैलिड रहेगा। एक बार बॉन्ड अगर इश्यू किया गया है तो 15 दिन तक आपका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे वैलिड रहेगा। 4 महीने ऐसे हैं साल के अंदर, 3-3 महीनों का गैप है। तो सबसे पहले जनवरी के अंदर यहाँ पे जो बॉन्ड है वो इशू किया जाता है, 1 से लेकर 15 तारीख जो होती है जनवरी की। फिर आप देखिए कि अप्रैल के अंदर फिर आपको जुलाई के अंदर देखने के लिए मिलेगा और अक्टूबर के अंदर। ये जो 4 महीने हैं इनके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं 1 से 15 दिन तक जो इशू किए जाएंगे, किसी भी एक पर्सन के द्वारा डोनेट किया जाता है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट किया जा सकता है? जो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं और यहाँ पे आपको उसने लेस देन द 1% से कम वोट ना सिक्योर किए हों लास्ट जनरल इलेक्शन में, लास्ट स्टेट इलेक्शन के अंदर में। अब आप कितना पैसा है वो डोनेट कर सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे मिनिमम अमाउंट है कि 1000 रुपये आप यहाँ पे दीजिए, 1000 रुपये। फिर 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है और 1 करोड़ है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 5 तरीके से आप पैसे है वो देते हो। जो बड़ी अमाउंट है 1 करोड़ या 10 लाख का जो अमाउंट है वो यहाँ पे जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उनके द्वारा ही ये जो पैसा है वो दिया जाता है, डोनेट उन्हीं के द्वारा किया जाता है बिग अमाउंट के अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। तो 5 कैटेगरी के अंदर है। आप देखिए 1000 है, 10,000 है, 1000, 10,000, 1 लाख है, 10 लाख है और उसके बाद में 1 करोड़ है जो हाईएस्ट अमाउंट है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर। तो कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में भी हमने डिस्कस किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं वो इंडिया की विजिट के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो रिलेशंस हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुआ करती थी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हुआ करती थी 2009 से ये स्टार्ट हुई थी। पर 2020 के समय में हमारी दोनों गवर्नमेंट्स का जिस तरीके से कोऑपरेशन है वो देखने के लिए मिला है।
तो कोऑपरेशन को देखते हुए इस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को यहाँ पे एलिविएट किया गया, इसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया और कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ही कंट्रीज़ के द्वारा द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे साइन किया गया है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक जो सपोर्ट एग्रीमेंट है इसके अंदर बेसिकली हमारे यहाँ की जो डिफेंस फोर्सेज हैं या वहाँ की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो एक दूसरे का जो बेस है उसको यूज़ कर सकते हैं, उस एक दूसरे के जो बेस है उसको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, चाहे लॉजिस्टिक एक्सचेंज के अंदर हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर हो। तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक जो सपोर्ट एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे साइन किया गया है। ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भी 4 इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए हैं। तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए वो 4 एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि 2020 के समय में 2020 के अक्टूबर के समय में जो लास्ट एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था। उन चारों एग्रीमेंट्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको पता हो तो। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स म्यूचुअल लॉजिस्टिक जो सपोर्ट एग्रीमेंट है 2020 के समय दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे साइन किया है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं यहाँ पे विजिट के ऊपर आएंगे, तो काफ़ी दिनों के बाद में 2017 के बाद में कोई ऑस्ट्रेलियन पीएम हैं तो इंडिया विजिट के लिए आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो गावस्कर बॉर्डर जो ट्रॉफ़ी है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफ़ी यहाँ पे 2 प्लेयर हुआ करते थे, हमारे सुनील गावस्कर हैं, उनके जो प्लेयर हैं वो यहाँ पे एलन बॉर्डर हैं। तो उन दोनों की मेमोरी के रूप में एक क्रिकेट का जो एक ट्रॉफ़ी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में चलता है, तो उसको गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। तो उसका मैच भी दोनों पीएम बैठ के देखेंगे यहाँ पे। इंडिया के अंदर वैसे ही जो आप देखिए कि G20 की मीटिंग्स की वजह से काफ़ी सारी जो कभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, कभी आपको क्वेड की मीटिंग देखने के लिए मिलती है, कभी आपको G20 के ही साथ में ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। तो इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम यहाँ पे इन सब प्रोग्राम्स के अंदर हिस्सा लेंगे। उसका क्या आउटकम है वो तो हम फ्यूचर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं उनके अंदर यहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है उसे अभी रिसेंटली 2022 के समय साइन किया, अक्टूबर नवंबर के समय ही साइन किया है। तो ये हमारा आपका करंट अफेयर का पार्ट भी है। 2023 का जो प्रीलिम्स है उसके जो होलिस्टिक करंट अफेयर्स है रैपिड रिवीजन सीरीज़ के अंदर जो हम कम्प्लीटली 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स है जिनको कवर करवाएंगे उसके अंदर भी इनको डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो इकोनॉमिक ECT बोलते हैं इसको, बेसिकली जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ये बेसिकली वन काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो किसी मेजर इकोनॉमी या मेजर कंट्री के साथ में जिसका इकोनॉमी का जो सिचुएशन है काफ़ी सही है उस कंट्री के साथ में इंडिया ने साइन किया है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आपको सप्लाई चेन रेजिलिएंट जो इनिशिएटिव है, सप्लाई चेन रेजिलिएंट जो इनिशिएटिव है उसके भी पार्ट है, जिसके अंदर जो मेन कोर यहाँ पे आइटम्स हैं उनका जो सप्लाई चेन है वो कंटिन्यू बना रहे। तो सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव है, इसके अंदर 3 कंट्री पार्ट हैं। आप देखिए इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके साथ साथ जापान भी है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्वेड के भी पार्ट है। क्वेड जो 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अभी क्वेड की मीटिंग भी हुई थी रिसेंटली, क्वेड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी भी मीटिंग हुई है नियर उसी के साथ साथ जो G20 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। दोनों कंट्रीज़ के द्वारा 2+2 जो एग्रीमेंट है उसे साइन किया गया है। 2+2 एग्रीमेंट क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, सॉरी स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो क्या नाम है डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन दोनों यहाँ के द्वारा ये जो हमारा जो 2+2 एग्रीमेंट है वो साइन किया जाता है। तो उस 2+2 एग्रीमेंट को भी साइन किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो दोनों कंट्री हैं इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसको कल भी हमने डिस्कस किया था।
तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के भी पार्ट हैं दोनों कंट्री। जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो 1997 के समय स्टार्ट किया गया, इंडो पैसिफिक एंड जो हमारे अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसके नियर बाई जो कंट्री सिचुएटेड है, ये सभी इसके पार्ट हैं मैक्सिमम। मालदीव है, मॉरिशस है। मॉरिशस के अंदर ही इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का जो सेक्रेटरीट है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि याद रखना इसके अंदर 97 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वैसे इसके बिहाइंड की एक स्टोरी ये भी है कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को जब इस्टेब्लिश किया गया था तो अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं नेल्सन मंडेला जब इंडिया के विजिट के लिए आए थे, तो उस समय इसका जो प्रपोजल है वो बेसिकली तैयार किया गया था कि एक ऐसा यहाँ पे एसोसिएशन होना चाहिए जो यहाँ पे बेसिकली इंडियन ओशियन के जो रीजन्स हैं उनके कंट्रीज़ के सभी का एसोसिएशन क्रिएट हो। तो नेल्सन मंडेला की विजिट के बाद में ये यहाँ पे एक ड्राफ्ट फेज के अंदर आया, 97 के अंदर क्रिएट किया गया। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्वेड के मेंबर भी हैं। और आप देखिए कि क्वेड के ही एक नेवल एक्सरसाइज है क्वेड की, जिसे कि मालाबार एक्सरसाइज के रूप से जानते हैं। तो वो जो मालाबार एक्सरसाइज है उसका पहली बार जो एक्सरसाइज कंडक्ट होगी ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के ऊपर मालाबार एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है अक्टूबर के मंथ के अंदर। तो ये सब देखिए कि इस तरीके से रिलेटेड है। आईआर के जो पार्ट हैं वो मैक्सिमम आपको रिलेटेड मिलेंगे। आप इनको अगर डिटेल के अंदर रीड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा। आप अच्छे से मेहनत यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप कुछ दिनों अगर अच्छे से मेहनत की, अच्छे से हार्डवर्क करोगे 5-6 महीने, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कोरिलेटेड इंटरचेंज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन की गई है दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे के साथ में डिफेंस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी इन सब सेक्टर्स में कोऑपरेशन करने की वजह से, वर्क करने की वजह से और अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने और डीपन करने की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के बारे में। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का ये जो टॉपिक है ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक पार्ट है। इनके द्वारा काफ़ी सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे एक जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंदर एक बात कही जाती है, अगर जर्नलिज्म इज नॉट द इन्वेस्टिगेटिव तो डैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म। वो कम्प्लीटली एक रिपोर्टिंग का फेज़ है कि आपने रिपोर्ट की। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के बारे में, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के रिलेटेड जो डाटा हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन का जो फंड जो क्रिएट किया गया था वो बेसिकली फंड इस वजह से क्रिएट किया गया था कि कोई फॉरेस्ट का एरिया है। आप सपोज़ कीजिए कोई फॉरेस्ट का एरिया है, अब उस फॉरेस्ट के एरिया को यहाँ पे कटिंग कर दिया गया, उसको काट दिया गया, इंडस्ट्री को अलॉट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट का एरिया जो काटा गया है उसको कटिंग करके इंडस्ट्री को सेटअप किया गया, तो इसकी जगह कहीं और कहीं जो कंपन से अफॉरेस्टेशन है वो कि इसकी एक्टिविटी की जाएगी। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाए जाएंगे वहाँ पे, और पेड़ लगाने के बाद में आप देखिए कि उनको उसके लिए जो एक फ़ंड है वो भी क्रिएट किया गया है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है। 2016 के समय में ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया। और इंडिया का वैसे भी देखिए टारगेट है, इंडिया को 2.5 से लेकर 3 बिलियन यहाँ पे जो 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स तक का जो कार्बन का जो सिंक है, CO2 का जो सिंक है वो यहाँ पे बनाना है। एक CO2 के इक्विवेलेंट जो कार्बन का जो सिंक है, मीन्स पेड़ लगाने हैं। तो ये हमारे INDC टारगेट्स का भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। 3 हमारे जो INDC टारगेट हैं वो आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। INDC टारगेट अब क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए UNFCCC की मीटिंग होती हैं, UNFCCC की मीटिंग होती है, और UNFCCC की इस मीटिंग के अंदर इसकी 21 की मीटिंग हुई, 21 मीटिंग। और ये कहाँ पे हुई? पेरिस के अंदर। पेरिस के अंदर इसकी मीटिंग हुई, और पेरिस की इस मीटिंग के अंदर बात की गई कि जो सभी कंट्रीज़ को अपना INDC है, नेशनल डिटरमाइन जो कंट्रीब्यूशन है, उसको डिसाइड करना है कि कैसे आप क्लाइमेट चेंज को डील करोगे,
कैसे आने वाले समय में आपको अपना कार्बन का एमिशन है उसको रिड्यूस करोगे। तो इंडिया का एक टारगेट ये भी है कि 2030 तक उसको 2.5 से लेकर 3 बिलियन इक्विवेलेंट टू द कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन सिंक हैं वो बनाने हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट लगाने हैं। बट फिर भी आपको देखने के लिए मिलता है कि कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन जो फंड भी क्रिएट किया गया था 2016 के समय में, कि यहाँ पे फंड क्रिएट किया जाएगा, फंड की तरह पेड़ लगाए जाएंगे। अगर कई यहाँ पे जो फॉरेस्ट के एरिया के जो पेड़ हैं वो भी काटे गए हैं तो पेड़ उनको प्लांट किया जाएगा उनके अल्टरनेटिव रूप में। बट देखिए कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ये जो रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, वो कहती है कि ये कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, इसके अंदर ना तो आपको कहीं कंपनसेशन देखने के लिए मिलता है, ना आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। इवन 60% जो फंड है वो अनयूज है, फंड इसका अनयूज है, उसको यूज नहीं किया गया है। तो ये सब इस रिपोर्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब हम इस जो कैंपा नाम का ये जो फंड है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो है कैंपा जो है, इसके लिए बेसिकली यहाँ पे एक जो इसकी जो कमेटी है वो क्रिएट की गई थी 2016 के इस एक्ट के थ्रू। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड को यहाँ पे एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाएगा, तो इसकी एक कमेटी बनाई गई, अथॉरिटी क्रिएट की गई, जिसके थ्रू ये जो फंड है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, इसको यूज़ किया जा सके। इसमें आप देखिए कि जो मनी है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के अंदर जो मनी है 90% मनी स्टेट्स को अलॉट किया जाता है, 10% जो मनी है वो यहाँ पे सेंटर के पास रखा जाता है कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो उस समय यूज किया जा सके, और 90% जो मनी है वो स्टेट्स को यहाँ पे अलॉट कर दिया जाता है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के थ्रू यहाँ पे एक कंसर्न्स है वो रेज किया जाता है कि आप देखिए कि 2006 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट यहाँ पे लाया गया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट। अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर हमारी मैक्सिमम जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनका फॉरेस्ट के साथ रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब फॉरेस्ट के साथ रिलेशन होने की वजह से स्टूडेंट्स जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनको उनका जो फॉरेस्ट राइट है वो रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के थ्रू। तो 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके थ्रू जो फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली कम्युनिटीज़ का, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो फॉरेस्ट के अंदर जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। उनको ज़मीन भी दी गई है, कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पे वो रह रहे हैं तो उनको कुछ ज़मीन का जो हिस्सा है वो दिया गया है कि आप यहाँ पे रहिए, कि आपकी अगर 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं तो आप उस ज़मीन को यूज कर सकते हो। इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू यहाँ पे आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके ऊपर अधिकार देखने के लिए मिलता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसमें अदर देन द टिम्बर, वो लकड़ी के अलावा जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है एक पेड़ से, चाहे उसके अंदर फल हों, चाहे उसके अंदर आपको पेड़ के साथ जो लगने वाली जो उसकी पत्तियां हैं, जैसे तेंदू की पत्तियां हैं, तेंदू की पत्तियां कहाँ यूज होती हैं, इंडियन जो बीड़ी का इंडस्ट्री है, बीड़ी मतलब इंडियन सिगरेट जो बोलते हैं, देसी सिगरेट जो है, तो उसके अंदर जो तेंदू की पत्तियां हैं वो यूज की जाती हैं। चाहे उसके अंदर गोंद हो, पेड़ से निकलने वाला जो गोंद है उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू जो ट्राइबल्स के जो अधिकार हैं, फॉरेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो वो इनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अलाउ किया गया है। जो ट्रैफिक नाम की जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये आती है कि इनको जो लैंड जो अलॉट की जाती है फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू जो ट्राइबल्स को, उसी लैंड को यहाँ पे कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के अंदर मैक्सिमम यूज कर दिया जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे केसेज है जिसमें गाइडेंस दी गई है कि इनको जो लैंड अलॉट की गई है, जो फॉरेस्ट कम्युनिटी को जो लैंड अलॉट की गई है, उसके अंदर आप जाके जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के रूप में कोई जंगल से अगर आपने पेड़ काटे हैं, उसका फॉरेस्टेशन, उसका जो आप कंपनसेशन है उस ज़मीन के ऊपर ना करिए जो कि ट्राइबल को अलॉट की गई है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो ये इस तरीके से इसके कुछ कंसर्न्स हैं जो कंटिन्यू आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। 90-10 का जो रेशियो है 2006 के समय क्रिएट किया गया था। UNFCCC के अंदर हमारे जो INDC टारगेट्स हैं उसके अंदर भी ज़रूरी है हमको ज़मीन लगाना, कार्बन जो सिंक है उसको क्रिएट करना, पेड़ लगाना उसके ऊपर में। जो COP21 का हमारा टारगेट है 2030 तक अचीव करना है। तो ये काफ़ी कुछ जो डाटा एंड फैक्ट है इस कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें,
नेक्स्ट है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में। ईडी नाम की जो हमारी संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसने कोर्ट को कहा है कि जो देवास के जो सीईओ हैं उनको यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप में आप यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए। तो हम तो यहाँ पे जानेंगे कि ये क्या है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, कौन जो लोग होते हैं जिनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो डिक्लेयर किया जाता है। तो आप देखिए कि 2017-18 के समय में यह एक्ट लाया गया था, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इसके थ्रू अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू स्पेशल कोर्ट हैं वो बनाए गए, स्पेशल कोर्ट हैं बनाए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, इसके अंडर में स्टूडेंट्स इस 2002 के इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू स्पेशल कोर्ट्स के अंदर में किसी भी एक पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो डिक्लेयर किया जा सकता है कि आप यहाँ पे फ्यूजिटिव हो, आदतन जो यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले हो, ऑफेंडर हो। मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं भगोड़ा। भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप यहाँ से जो पैसा वैसा लेके करप्शन करके आप भाग चुके हो। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये उठता है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किससे डिक्लेयर किया जाता है। सपोज कीजिए कोई 1 रुपये लेके चला गया तो उसको थोड़ी किया जाएगा। यहाँ पे जो मनी है वो रखा गया है 100 करोड़। अगर 100 करोड़ के आसपास कोई पैसा लेके जाता है तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अब आप देखिए कि क्या ये जो देवास के जो सीईओ हैं उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ईडी ने बोला, जो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू, कि आप इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कीजिए। तो ये क्या देवास के जो सीईओ हैं ये अपने आप को यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट में। तो अब फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो एक्ट है 2018 का, उस एक्ट के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि इनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कीजिए, तो आप इन पर्सन के द्वारा 30 दिन का इनको समय है, 30 दिन के अंदर ये हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं और अपनी जो दलील दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऑफेंडर नहीं हूँ, मेरे द्वारा कोई भी पैसा लेके नहीं भागा गया है। ये अपनी अपील यहाँ पे कर सकते हैं अपने लॉयर के थ्रू। तो 30 दिन का समय है। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अपील कर सकते हैं, 30 दिन का समय है, 30 दिन के अंदर में। अभी रिसेंटली ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो एक्ट है वो और भी वजह से न्यूज़ में था। अभी ये रिसेंटली ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो ये कॉन्सेप्ट है ये न्यूज़ के अंदर रिसेंटली इस वजह से भी था स्टूडेंट्स। रिसेंटली G20 की एक मीटिंग हुई। G20 की जो मीटिंग है, G20 की आप देखिएगा इंडिया के अंदर मीटिंग होने वाली है 2023 के अंदर। तो कम्प्लीटली ईयरली आपको मीटिंग्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे एक मीटिंग हुई एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, और ये पहली बार मीटिंग हुई इंडिया के अंदर। जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है G20 का, जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है, इसकी फर्स्ट मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुई है। इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को बनाया कब गया था? 2010 के समय जब G20 की टोरंटो समिट हुई, उस समय में इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है उसको क्रिएट किया गया। इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हुई। गुरुग्राम नाम की जो जगह है हरियाणा, पहले उसको गुड़गांव बोला करते थे। नाम क्यों चेंज किया गया? हमारी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जो द्रोणाचार्य हैं, जो पांडवों के गुरु हुआ करते थे, द्रोणाचार्य वो तीर वीर चलाना सिखाया करते थे, तो उन्हीं की ये जगह है, वहाँ पे ही वो कोचिंग क्लास चलाते थे बेसिकली जो तीर वीर चलाने के लिए। तो हमारे जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है G20 की, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। और इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के अंदर बात किया गया कि जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उनका एक्स्ट्राडिशन किस तरीके से किया जा सके, उनको वापस देश किस तरीके से लाया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग में एक प्रपोजल है, उसकी बात की गई है इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के अंदर में। तो एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, उसके रिगार्डिंग में प्रपोजल आपको देखने के लिए मिलता है रिसेंटली इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, हमने काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए गए हैं, उन महिलाओं को दिया गया है, बेसिकली उन वुमेन चैम्पियंस को दिया गया है जिन्होंने रूरल एरिया के अंदर सैनिटेशन के सेक्टर के अंदर में
काफ़ी अच्छा काम किया है। तो आप देखिए कि ये स्वच्छ अगर वर्ड है तो क्लीननेस का मतलब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुजल शक्ति है तो आपको जल शक्ति मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। जल जीवन मिशन है जो रूरल एरिया के अंदर 2024 तक फंक्शनल जो वाटर टैप है वो पहुंचाना है। फंक्शनल जो पानी है हर घर में जो पानी है वो पहुंचाना है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर। ये हमारे मिनिस्टर हैं जल शक्ति वाले जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। काफ़ी बिफोर जो बीजेपी गवर्नमेंट जब पावर में आई उनके रिगार्डिंग में एक बात काफ़ी फेमस है। बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आने से पहले ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे कोरा के ऊपर। अभी तो प्रेजेंटली अपने मिनिस्ट्री की वजह से जाने जाते हैं। काफ़ी बार इनकी न्यूज़ इस वजह से भी देखने के लिए मिलती है कि दिल्ली के अंदर अगर किसी एरिया के अंदर इनको जाना है तो अपना ये जो इनका कॉन्वॉय है उसको ये छोड़ के मेट्रो से ट्रैवल करते हुए काफ़ी बार इनकी जो फ़ोटोज़ हैं वो वायरल होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान की। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ये जो सम्मान है उन महिलाओं को दिया है जो महिलाएं यहाँ पे क्लीननेस के अंदर सैनिटेशन के रूप में रूरल एरिया के अंदर जो वाटर का कंजर्वेशन है सैनिटेशन है इसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने अपने स्पीच के अंदर ये भी बात बोली कि देयर कैन नॉट बी जल शक्ति। जल का जो शक्ति है वो नहीं हो सकता है। जो जल का कंजर्वेशन है जो रिनोवेशन है वो नहीं हो सकता है। रेजुनिवेशन सॉरी कंजर्वेशन एंड रेजुनिवेशन जब तक अचीव नहीं हो सकता है जब विदाउट द नारी शक्ति के बिना ये अचीव नहीं हो सकता। तो ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के बारे में था। आपको स्वच्छ भारत अभियान के बारे रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट हैं वो पता होना चाहिए। ओपन डेफिकेशन यहाँ पे हमारे विलेजेस की बात की गई है। इसके अंदर में ओपन डेफिकेशन जो विलेज हैं उनका जो स्टेटस है वो अचीव किया है स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में। आप देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण भी निकाला जाता है। एक स्वच्छ सर्वेक्षण जो अर्बन एरियाज़ के लिए निकाला जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर इंदौर नाम का जो सिटी है उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 5-7 साल के अंदर में कंटिन्यू फर्स्ट रैंक अचीव करना। मीन्स आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो। उसके साथ आप देखिए अपना एग्जामिनेशन के अंदर भी आप देखिए आप कंटिन्यू अच्छी पढ़ाई करिए बट आप उस पढ़ाई को कंटिन्यू कांस्टेंट अगर आप मेंटेन रखते हो जैसे आप रेगुलरली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करते हो 7 से 8 घंटे और 7 to 8 आवर्स को आप कंटिन्यू मेंटेन रखो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंदौर ने वो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर किस तरीके से अचीव किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा निकाला जाता है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक है बम्बू क्रैश बैरियर के बारे में। तो स्टूडेंट्स पहली बार जो बम्बू है जो बांस है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है एक रोड के ऊपर में एक क्रैश बैरियर के रूप में जो हाईवे है महाराष्ट्र के अंदर में। तो वर्ल्ड के अंदर पहली बार आपको इस तरीके से जो बांस है उसको यूज़ किया गया है। तो हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट के उन्होंने कहा है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है टुवार्ड्स द आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसके रिगार्डिंग में। इसका टेस्टिंग के बारे में भी बताया गया है कि इसका काफ़ी जो डिफरेंट टाइप से जो टेस्ट है उसका किया गया है। इस बम्बू जो क्रैश बैरियर है जिसको लगाया गया है अभी एक हाईवे के ऊपर में। ये हाईवे आपको वानी वरोड़ा हाईवे जो बेसिकली आपको नागपुर का जो रीजन है वहाँ के आसपास यवतमाल और जो यवतमाल एंड चंद्रपुर का जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये 200 मीटर के आसपास बम्बू का जो क्रैश बैरियर है वो पहली बार लगाया गया है वर्ल्ड के अंदर में। और इसका जो टेस्टिंग है वो भी किया गया है कि ये काफ़ी लंबी समय तक यहाँ पे जो सर्वाइव है वो कर सकता है। अब हम यहाँ पे बम्बू के रिगार्डिंग में बांस के रिगार्डिंग में बांस क्या है रिसेंटली क्या उसके अंदर चेंज किए गए उसके रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट डाटा और फैक्ट को यहाँ पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हुआ करती थी तो उस समय में हमारे यहाँ पे आया था 1927 के समय में एक एक्ट 1927 का ये एक्ट हुआ करता था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जिसे बोलते हैं। बम्बू को वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा कंट्रोल किया गया। उसको आप काट नहीं सकते थे उसको आप बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। बम्बू को बेसिकली उस समय में माना जाता था ट्री पेड़ माना जाता था। फिर 2015 के समय में 15-16 के समय में बम्बू का जो स्टेटस है वो यहाँ पे चेंज किया गया। बम्बू जो है जो बांस जो है उसको यहाँ पे ग्रास के रूप में यूज किया गया उसको ग्रास का स्टेटस दिया गया। तो अदर देन द ट्री होने की वजह से प्रेजेंटली इसको काट दिया जा सकता है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक
जगह से दूसरी जगह में। पहले जो डीएफओ होते थे, जो आप जब अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के अंदर सेलेक्ट होगे तो आप डीएफओ पोस्ट के ऊपर वहाँ पे पहुँचोगे, तो आपके उनके जो डीएफओज होते हैं, जो फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा इस तरीके से यहाँ पे रोक लिया जाता था। अगर बम्बू कोई यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, अगर उसने बम्बू को काटा है, पेड़ को अगर उसने काटा है, तो बम्बू के बारे में अगर हम बात करें, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल बम्बू मिशन है वो भी लॉन्च किया गया था। एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, नेशनल बम्बू मिशन है, वो लॉन्च किया गया रिसेंटली 2018 के समय में। सेंट्रल स्पॉन्सर है तो दोनों के द्वारा जो फंडिंग है वो देखने के लिए मिलेगा, सेंटर और स्टेट के द्वारा। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था नेशनल बम्बू मिशन, जो है हमारे जो है ऐसे हाईएस्ट एरिया हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बम्बू है वो, वैसे भी इंडिया ऐसा है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बम्बू हैं लार्जेस्ट एरिया के अंदर उगाए जाते हैं। तो एरिया जितना कवर करता है बम्बू, वो हाईएस्ट वर्ल्ड के अंदर हमारा। बम्बू के क्लस्टर्स भी बनाए जाएंगे, बम्बू क्लस्टर्स हैं, 9 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर बम्बूज के जो क्लस्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। रिसेंटली इसको यहाँ पे जो बम्बू है उसको ट्री की कैटेगरी से रिमूव किया, वो हमने अभी देखा है इसके बारे में। स्टूडेंट्स, आपको बम्बू का बेसिकली जो बांस है वो आपको एक एडिशनल इनकम को शो करता है, किसानों की जो एडिशनल इनकम है उसको शो करता है। इसके अलावा इसका काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी आपको देखने के लिए मिलता है, बम्बू का यूज़ काफ़ी जगह किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो बेसिकली बम्बू को यहाँ पे पानी के ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ किया जाता है। काफ़ी जगह अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। कहीं पे बम्बू को मार्शल आर्ट के जो टेक्निक है उसके अंदर एक वेपन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। मार्शल आर्ट की जो टेक्निक है, मार्शल आर्ट्स की हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। गटका है, गटका जो पंजाब के अंदर होली मोहल्ला जो फेस्टिवल होता है, पंजाब का जो आनंदपुर साहिब है वहाँ पे, उस होली मोहल्ला फेस्टिवल के अंदर जो गटका परफॉर्म किया जाता है, निहंग सिख जो होते हैं उनके द्वारा, जो ब्लू कलर के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं, उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो इस तरीके से बम्बू है उसके बारे में हमने देखा कि बम्बू मिशन है, लॉन्च किया गया है 1927 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू ये ट्री की कैटेगरी में था, बाद में इसको रिमूव किया गया। तो इस तरीके से जो बम्बू है उसको यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है, उसको प्रोत्साहित किया गया है कि आने वाले समय में जो किसान हैं वो उसको यूज कर सकें एज ए एडिशनल इनकम के सोर्स के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है विंडफॉल टैक्स के बारे में। अब ये विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट्स के द्वारा इम्पोज किया जाता है, किनके ऊपर में? जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, जो पेट्रोलियम की कंपनीज हैं उनके ऊपर यूज किया जाता है। ये एक एडिशनल सेस के टाइप में है, सेंट्रल की एक्सरसाइज है कि फ्यूल का जो एक्सपोर्ट है या डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उनके ऊपर यूज किया जाता है। कि मार्केट के अंदर इस तरीके की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई कि जिसकी वजह से इन ऑयल कंपनीज हैं, ये जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, इनको एडिशनल जो इनकम है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई है। इनको एडिशनल इनकम स्टार्ट होने की वजह से उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विंडफॉल टैक्स है वो लगाया जाता है। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स ये है कि एक ऐसी हवा उठी है उसको गिराना है। हवा क्या है कि हमारी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको एकदम से एडिशनल जो प्रॉफिट है वो होने लगा है। उस एडिशनल प्रॉफिट को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस टैक्स को इम्पोज किया जाता है, विंडफॉल टैक्स, जिससे इनको जो मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से जो एडिशनल गेन स्टार्ट हुआ है वो ना हो, और एडिशनल गेन ना हो, इस वजह से ये जो विंडफॉल टैक्स है वो लगाया जाता है। यही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाएगा इसके अंदर में, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा सकता। मैक्सिमम आपसे पूछ लिया जाएगा विंडफॉल टैक्स रिसेंटली न्यूज़ क्या है और उसके बारे में इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है ये डिप्टी स्पीकर्स के बारे में। एक रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जो संडे के अंदर इनके 3-4 जो ये आपको जो कॉलम है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सरदार हुकुम सिंह हैं वो पहली बार अपोजिशन पार्टी से जो लीडर ऑफ स्पीकर है उनके रूप में इनको डेजिग्नेट किया गया। तो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है हम उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के बारे में बात करें तो हमारी ये जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो पोस्ट है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो बेसिकली इनका ओरिजिनेशन आपको 1921 के समय देखने के लिए मिलता है।
1921 का बेसिकली जो प्रोविज़न है वो बेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रूप से भी जाना जाता है। तो हमारी जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं 1921 के समय से, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर डिपेंड है। उस समय में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को यहाँ पे बोला जाता था, प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो ये कंटिन्यू ये जो ट्रेंड है प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैं, ये ट्रेंड आपको 1947 के समय तक देखने के लिए मिलता है। फिर हमारी वहाँ पे आज़ादी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे ही हमारी आज़ादी अचीव होती है उसके बाद में हमने इन प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट को स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के रूप में डेजिग्नेट किया। हमारे जो पहले इंडियन हैं जो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट हुए थे स्पीकर के रूप में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में, तो 1925 के समय में 1925 के समय में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के समय में जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, वहाँ पे अपॉइंट होने वाले पहले इंडियन हैं विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल हैं, विट्ठल भाई पटेल हैं, वो पहले इंडियन हैं जो यहाँ पे स्पीकर के रूप में इलेक्ट हुए थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में। इन नोमेनक्लेचर्स को 1935 के थ्रू चेंज किया गया। इन नोमेनक्लेचर्स को 1935 के समय जो चेंज है वो किया गया था। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो स्पीकर हैं डिप्टी स्पीकर्स हैं प्रेजेंट समय में, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है, जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो आपको प्रेजेंट समय में अपोजिशन पार्टी से देखने के लिए मिलती है। अपोजिशन पार्टी से आपको देखने के लिए मिलती है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट। अब ये कंसेंसस जो है कब डेवलप हुआ, 2000 हमारी जो 11th लोकसभा है, 11th लोकसभा का जो समय है उसमें एक कंसेंसस डेवलप हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी को दी जाएगी। अपोजिशन पार्टी का जो पर्सन है उसको डिप्टी स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये न्यूज़ के अंदर में क्यों है। लास्ट मंथ फरवरी के महीने में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस है वो इश्यू की है हमारे सेंटर एंड स्टेट्स को कि सेंटर के अंदर भी जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली है और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो ही यहाँ पे एम्प्टी है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है उसको जल्द ही फिल कीजिए। तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन की जो डेट है वो डिसाइड किसके द्वारा की जाती है, स्पीकर के द्वारा। जो स्पीकर हैं उनके द्वारा जो डेट है वो डिसाइड की जाती है। और यहाँ पे स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसकी डेट कौन डिसाइड करता है, वो करता है प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के अंदर स्पीकर की जो इलेक्शन की डेट है वो फिक्स की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, पर डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो डिसाइड की जाती है हमारे स्पीकर के द्वारा। डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो कोई सबॉर्डिनेट नहीं है स्पीकर के, वो भी यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है हाउस के लिए। जब भी डिप्टी स्पीकर यहाँ पे चेयर के ऊपर बैठते हैं तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सभी पावर्स हैं उनको, जो चेयर को वो पावर होती हैं इक्वल टू द जो स्पीकर हैं उनके इक्वल में इनको पावर हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इस न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ न्यूज़ ये है बेसिकली जो जीवी मावलंकर हैं, जीवी मावलंकर हमारे पहले स्पीकर हैं हमारे कंट्री के आज़ादी के बाद में। तो जीवी मावलंकर सर की डेथ होती है 1956 के समय में। जीवी मावलंकर सर की डेथ होने के बाद में उस समय में जो डिप्टी स्पीकर्स हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी का रूल हुआ करता था, तो उनको यहाँ पे एक स्पीकर के रूप में M.A. अयंगर नाम के पर्सन हैं, उनको स्पीकर के रूप में यहाँ पे अपग्रेड किया गया, एलिवेट किया गया। अब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर की जो सीट है वो खाली है। तो डिप्टी स्पीकर की जो सीट है उसके ऊपर श्रोमणी अकाली दल नाम की जो पार्टी है, श्रोमणी अकाली दल नाम की जो पार्टी है उसके कपूरथला बठिंडा से एक MP हुआ करते थे सरदार हुक्म सिंह। सरदार हुक्म सिंह को यहाँ पे डिप्टी स्पीकर है उसके रूप में यहाँ पे डेजिग्नेट किया था। तो पहले हमारे डिप्टी स्पीकर है जो अपोजिशन पार्टी से है, अपोजिशन पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया, उनको यहाँ पे डिप्टी स्पीकर के रूप में रखा गया, उनको सीट दी गई। 10th लोकसभा तक ये कंटिन्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के पास होंगे। कभी कभी डिप्टी स्पीकर्स की जो सीट है वो दूसरी पार्टी को भी चली जाती थी, अलाइड पार्टी है या कोई भी पार्टी है उसको।
बट 11th लोकसभा के समय कंसेंसस है वो आपस में पार्टीज ने डेवलप किया। अब कंसेंसस इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स कि कंसेंसस आपको कहीं लिखा नहीं होता है, कहीं पे रूल नहीं है, कहीं कोडिफाई नहीं है। कंसेंसस बस पार्टीज़ का आपस में होता है। तो कंसेंसस के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो अपोजिशन पार्टी को दी जाती है, कि जो लार्जेस्ट जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसको डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो दी जाती है 11th लोकसभा से, आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में डिस्कस किया हमने। डिस्कस किया आज का विंडफॉल टैक्स है, बम्बू क्रैश कैरियर है, स्वच्छ सुजल जो शक्ति सम्मान है, जो अवार्ड दिए गए हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंड, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, ये कुछ न्यूज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ करते रहिए, डिस्कशन को अटेंड, हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए और हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। हार्डवर्क करोगे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मेहनत ज़रूरी है, बिना मेहनत के नहीं निकलेगा, मेहनत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।